ये बात साल 2005 की है। यूपीएससी का एक इंटरव्यू चल रहा था। इसी बीच में एक कैंडिडेट को आवाज़ लगाई जाती है। जैसे ही वो कैंडिडेट उस आवाज़ के पास पहुंचता है तो उस व्यक्ति ने एक सिग्नेचर कराया और सिग्नेचर कराने के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। इसी बीच में पता चलता है कि वो कैंडिडेट 12वीं में फेल हो गया था और जैसे ही उसको याद दिलाया जाता है ये कहकर वो व्यक्ति हंसने लगता है। कैंडिडेट को थोड़ा सा अजीब लगता है। जब अजीब लग रहा था तो वो चुपचाप अपना खड़ा था। इसी बीच में एक चपरासी आता है और चपरासी आने के बाद उस कैंडिडेट को सीधा उस पैनल के पास लेके जाता है जहां पर इंटरव्यू चल रहा था। चपरासी ने कहा कि बेटा जो भी बात है उसे तुम मत बताना, लेकिन कोई ऐसा बहाना करना जैसे तुम्हारे परिवार में कोई गमी हो गई थी, इसलिए अगर यह बात फेल होने की पता चलेगा उन्हें तो शायद तुम फेल हो जाओगे। उस लड़के ने कहा कि ठीक है। अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद सबसे पहले पता चलता है कि यही सवाल उसके सामने आ जाता है कि तुम 12वीं में फेल क्यों हो गए थे। तभी वो कहता है कि सर उस साल हमारे स्कूल के अंदर, हमारे विश्वविद्यालय के अंदर नकल नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं फेल हो गया था। जैसे ही पैनल में बैठे हुए ऑफिसरों ने ये बात सुनी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये बात कैसी कर रहा है। इसी बीच में बातचीत का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ता है और जैसे ही सिलसिला आगे बढ़ा तभी पता चलता है कि उस कैंडिडेट को अच्छे से अंग्रेजी भी नहीं आती थी, यानी कि अंग्रेजी में भी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी पैनल ने कहा कि भाई देखो, हमारे पास तो बहुत बहुत अच्छे पढ़े बड़े लिखे लड़के आते हैं और बहुत काबिल होते हैं, हम आपको मौका क्यों दें। 12वीं में आप फेल हो चुके हैं, साथ ही अंग्रेजी आपको बिल्कुल भी नहीं आती है। जैसे ही उस कैंडिडेट ने बात सुनी, क्योंकि उसका ये आखिरी चांस था, यदि इस इंटरव्यू में फेल होता है तो फिर कभी वो यूपीएससी में बैठ नहीं पाएगा। और इसी बीच में उस लड़के ने एक सवाल किया कि सर मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ। बड़ा परेशान सा एक गिलास पानी आता है कांच के गिलास में। और जैसे ही कांच गिलास में उसने देखा, उसने कहा कि सर मैं कांच गिलास में पानी बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ, दरअसल मुझे स्टील का गिलास चाहिए। अब जब स्टील के गिलास वाली बात आती है तो पैनल में बैठे हुए ऑफिसरों को बड़ा गुस्सा आता है। वो सोचने पर मजबूर होते हैं, कैसी बात कर रहे हो, पानी तो पानी होता है, आप चाहे स्टील के गिलास में पियो या फिर कांच के गिलास में पियो। तभी उस कैंडिडेट ने कहा कि सर अगर गिलास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पानी पानी होता है, ठीक भाषा से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाषा चाहे अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो या कोई अन्य भाषा हो, बात समझ में आनी चाहिए और बात का सही से जवाब देना आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। जैसे ही उन ऑफिसर ने, जैसे ही उस पैनल में बैठे हुए सब लोगों ने ये बात सुनी, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसने जो बात बताई थी पूरी ईमानदारी के साथ, अब चाहे वो फेल होने की पूरी कहानी बताई हो या फिर गिलास का एग्जाम्पल दिया हो। इसके बाद उस लड़के का सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में आईपीएस के लिए और सबसे पहली पोस्टिंग होती है उसकी महाराष्ट्र में। आज कहानी उसी लड़के की है। वो लड़का जिस इलाके का, जिस जगह का वो रहने वाला होता है, वहाँ से केवल डाकुओं की कहानी निकलती थी। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरान है, हर कोई आश्चर्य कर रहा है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना नहीं बल्कि सच्ची कहानी है। ये कहानी है ज़िला मुरैना का एक कस्बा लगता है बिलगांव। दरअसल वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा आज की तारीख में इतना बड़ा नाम हो चुका है, वो चाहे सनी देओल को फ़ोन करे, अमिताभ बच्चन, आमिर खान या सलमान खान, किसी को फ़ोन करे, कहे कि तुम्हें फला जगह पहुँचना है, तो किसी हीरो या हीरोइन की मजाल नहीं कि उस लड़के की बात को टाल सके। दरअसल कहानी एक मनोज कुमार शर्मा की है जिसने 9वीं की परीक्षा हो या फिर 10वीं की परीक्षा हो या फिर 11वीं की परीक्षा हो, तीनों परीक्षाओं में खूब जमकर नकल की। और कुछ बातें तो ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दी गई, तो कुछ उसने रात भर बैठकर अपनी पर्चियां बनाई थी ताकि अगले दिन जो परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों का जवाब वो इन नकल की पर्चियों से लिख सके। ऐसे ही उसका मकसद था कि या तो वो चपरासी बन जाएगा या फिर कहीं पर जाकर क्लर्क बन जाएगा। इसलिए उसने हिंदी की टाइपिंग भी सीख ली थी और वो इंतज़ार कर रहा था कि 12वीं का एग्ज़ाम जैसे ही होगा, 12वीं की परीक्षा देने के बाद बस उसके तो आगे ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 12वीं का एग्ज़ाम का वक्त आता है तो उसने एक ऐसा परीक्षा केंद्र ढूंढा था जहां पर सबसे ज़्यादा नकल होती थी। इसलिए बेफिक्र था, खेतीबाड़ी में काम करता था, परिवार का हाथ बढ़ाया करता था और उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी क्योंकि 12वीं की परीक्षा होनी थी। क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे हर साल 9वीं, 10वीं और 11वीं में नकल हुई है, ठीक वैसी 12वीं में नकल हो जाएगी। ऐसे ही सेंटर पड़ जाता है परीक्षा केंद्र पर। जब नकल चल रही थी, सबके सब स्टूडेंट नकल से अपना परीक्षा को पास करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी बीच में एक अधिकारी यानी कि एसडीएम पहुंच जाता है। एसडीएम को नकल से बेहद नफरत थी, इसलिए एसडीएम को बड़ा गुस्सा आता है और एसडीएम सीधा उसी परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और जाने के बाद वहां प्रिंसिपल के रूम में बैठ जाता है। अब प्रिंसिपल के रूम में बैठे हुए प्रिंसिपल ने थोड़ा इशारा किया कि
ये एसडीएम साहब यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद पूरे छात्रों को नकल करा देना, लेकिन एसडीएम के रहते हुए किसी को नकल मत कराना। ऐसा ना हो कि सेंटर दीवार घोषित हो जाए, यानी कि फिर ये कभी सेंटर बन ही ना पाए। अब एसडीएम साहब ने तो बिल्कुल उस दिन पक्का इरादा बना लिया था कि आज यहाँ से उठना नहीं है, यानी कि 3 घंटे तक परीक्षा चली, 3 घंटे तक एसडीएम साहब बैठे रहे और कोई भी छात्र छात्रा नकल नहीं कर पाया। इसलिए उस साल उस विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं थे वो उस एसडीएम की वजह से फेल हो जाते हैं। अब जब एसडीएम की वजह से फेल हो जाते हैं तो इस स्थिति में ये मनोज कुमार शर्मा जो लड़का होता है ये भी फेल हो जाता है। ये थोड़ा परेशान होता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसी बीच में इसने सोचा कि ठीक है, परिवार की हालत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए इसका भाई भी होता है वो भी फेल हो जाता है। तो इसका बड़ा भाई होता है, ये लड़का खुद ये काम करते हैं, एक जुगाड़ बनाते हैं। जो जुगाड़ एक इंजन से, जिससे पानी वाला इंजन होता है, उससे लकड़ी की तैयार करके गाड़ी बनाई जाती है। उसका मकसद होता था कि एक जगह से दूसरे जगह को पर लोगों को लेके जाना, यात्रियों को ढोना। अब इससे जो लड़के ने आवाज़ लगाता था और यात्री आते थे, लेकिन उसी रोड पर कुछ बसें भी चला करती थीं और बसों की एक यूनियन हुआ करती थी, यूनियन में बाहुबली हुआ करते थे। जैसे ही ये अपना जुगाड़ से सवारियों को लेके जा रहे थे, उन यूनियन वालों को अच्छा नहीं लगा और एक दिन होता क्या है कि झगड़ा हो जाता है। झगड़े की झूठ मूठ की कहानी बनाई जाती है, पुलिस वालों से सेटिंग करके उसका जो जुगाड़ होता है उसको छीन लिया जाता है, पुलिस जब्त कर लेती है। तभी उस लड़के को याद आता है कि हमारे यहाँ जो एसडीएम साहब आए थे वो बेहद ईमानदार हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। अब एसडीएम साहब के पास जाते हैं, पूरी कहानी बताई जाती है। कहानी बताने के बाद एसडीएम साहब उसके लड़के की मदद कर देते हैं और जब मदद कर देते हैं तो जो पुलिस वाले होते हैं तो कोई बोल ही नहीं पाता। जब बोल नहीं पाता तभी वो कहता है कि साहब मुझे आपके जैसा बनना है। जब बात आती है आपके जैसा बनना है तो फिर एसडीएम साहब बात करते हैं और वो लड़का बताता है कि आपकी वजह से मैं फेल हो गया था, अगर मैं फेल नहीं होता तो कहीं क्लर्क के चपरासी बन जाता, आपने मुझे फेल भी करा दिया। तभी उन्होंने कहा कि देखो, मेरे जैसा बनने के लिए तुम्हें पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, चीटिंग नहीं, नकल नहीं करनी। तो अगर नकल छोड़ दी तो हो सकता है कि तुम्हारे कामयाबी के चांस बढ़ जाएं। बस इतनी बात सुनने के बाद उस लड़के के दिमाग में घुस जाता है कि अब पूरी ईमानदारी से काम करना है। यानी कि 12वीं क्लास की जब अगले साल एग्ज़ाम होते हैं तो अगले साल वो पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद खूब सारी पढ़ाई करता है। 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं और उस साल वो उस एसडीएम साहब का तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उस सेंटर पर, उस परीक्षा केंद्र पर खूब जमकर नकल हो रही थी। जब नकल चल रही थी तो इसी बीच में वो लड़का जब रिजल्ट आता है, पास होता है, तो उसके नंबर सबसे कम थे। बाकी बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां थे जो फर्स्ट के डिवीज़न से पास हुए थे, उससे ज़्यादा भी अच्छे नंबर, डिक्टेंशन भी उनके उसमें आए थे। अब क्योंकि इस लड़के ने तो दिमाग में गांठ बांध ली थी, साथ ही जो इसके पिता होते हैं ओम प्रकाश शर्मा, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं, उन्हें ईमानदारी का भूत सवार था। किसी की वो एक पैसे की बेईमानी नहीं करते थे। और उधर एसडीएम साहब के बताए हुए मंत्र यानी कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, पिताजी का ज्ञान और साथ ही एसडीएम का दिया हुआ ज्ञान जो था इस लड़के के दिमाग में घुस जाता है और इसने सोच लिया कि अब मुझे कुछ काम करना है। उधर पिताजी ईमानदारी की वजह से सस्पेंड हो जाते हैं, घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, करें तो क्या करें। इस लड़के ने अपने परिवार में बताया कि मैं बाहर न जाना चाहता हूँ, मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। अब इसकी दादी के पास जो अपनी जमा पूंजी थी वो रखी हुई थी, उसे लेके वो सीधा ग्वालियर पहुंच जाता है और जब ग्वालियर में जाकर तैयारी करनी शुरू करता है तो रास्ते में पता चलता है कि जो दादी ने जमा पूंजी थी, जो पैसे थे, वो तो रास्ते में चोरी हो गए। अब करे तो क्या करे। अब इस लड़के के पास खाने कमाने का कोई जरिया नहीं बचा था, घर वाले पैसे देने की स्थिति में थे नहीं, इसलिए करे तो क्या करे। ग्वालियर में रतन कॉलोनी है, रतन कॉलोनी की अलग अलग दरवाज़ों को खटखटाता है। वहाँ जाने के बाद कहता है कि अपने बच्चों को मुझसे ट्यूशन पढ़वा लीजिए। अब जब ट्यूशन की बात आती है तो कुछ लोग तैयार भी हो जाते हैं। अब तैयारी जब हो जाते हैं तो ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे, जैसे हिंदी हो गया या सोशल साइंस हो गया। बाकी जो सब्जेक्ट थे इसको अच्छे से आते नहीं थे, जैसे गणित हो गया, साइंस हो गई, अंग्रेज़ी हो गई। तो कुछ लोग तैयार भी नहीं हुए और जो इसकी ट्यूशन पढ़ाने वाली जो नीति थी उसमें ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब इसने एक नौकरी की तलाश में जुट जाता है। आखिरकार कोशिश करने के बाद इसे मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर में से नौकरी मिल जाती है, यानी कि लाइब्रेरी होती है उसमें नौकरी मिल जाती है। 350 रुपये महीना नौकरी, साथ ही वहाँ पर रहने का इंतज़ाम भी होता है। दरअसल इस लाइब्रेरी के अंदर एक खास बात होती है ग्वालियर की। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर कवि सम्मेलन होता था और कवि सम्मेलन होने के साथ साथ ही यहाँ पर जब कवि आते थे तो अपनी अपनी कहानियाँ, अपने अपने जो लिखे हुए काव्य थे उनको सुनाया करते थे। एक दिन होता क्या है कि कवि सम्मेलन में एक कवि छूट जाते हैं, दरअसल उनकी बस छूट जाती है, तो उन्हें इसमें लाइब्रेरी में रुकने का इंतज़ाम किया जाता है कि तुम यहीं रुक जाओ। और उस लाइब्रेरी में मनोज कुमार जो शर्मा होता है, वो लड़का मनोज कुमार शर्मा, उसको वहीं रहता था। उसका 2-3 कामें थे, या साफ़ सफाई करता था
जो भी पढ़ने आता था उसके लिए किताबों का इंतज़ाम करके देना पड़ता था, जो भी आता था उसको अखबार भी देना पड़ता था। इस तरह के कामकाज वो करता था। अब यहाँ पे जो कवि सम्मेलन के बाद जो कवि होते हैं वो रुकते हैं, रुकने के बाद जब दिन निकलता है और नहाने के लिए कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास वो कंघा नहीं मतलब साबुन है, तो कहता है कि जी मेरे पास तो साबुन नहीं है। बोले तुम नहाते नहीं हो? कि सब नहाता नहीं हो, मुझे क्या पता कि नहाते भी हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास तेल है? तो तेल की भी मना कर देता है। इसलिए जो नहाने धोने के सामान होते हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो कंघा होता है बाल काटने के लिए, उसने कहा कि साहब मैं तो नहाता भी नहीं हूँ, बाल मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों? वो कहता है कि मैं 100% फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर करता हूँ। और जब बात पढ़ाई की आती है तो उस कवि ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत जगह गया हूँ, आया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है, ऐसे किसी स्टूडेंट को नहीं देखा है कि जो अपने नहाने धोने की भी फिक्र नहीं करता, जिसने कभी आज तक अपना शीशे में चेहरा भी नहीं देखा, वो सिर्फ पढ़ाई पर इतना ध्यान देता है। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। जैसे वो कहता है कि बड़े आदमी बनोगे, तो उस लड़के को अच्छा लगता है, और क्योंकि वो बड़ा आदमी बनने के लिए ही अपने कस्बे से बाहर शहर आया था। इसी बीच में एक अखबार में सूचना आती है कि जो MPPSC होती है, यानी कि उस पर 3 साल के उसके मूल्यांकन पर रोक लग जाती है। अब उस यानी कि मध्य प्रदेश में अब MPPSC का एग्ज़ाम अगले 3 साल तक नहीं होगा, और इस लड़के के जितने भी अरमान थे उस पर पानी फट जाता है। वो सोचता है कि अब मैं तो कभी SDM बन ही नहीं पाऊंगा। इसी बीच में कोई बताता है कि MPPSC से के अलावा UPSC का एग्ज़ाम होता है, जो इससे भी बड़ा एग्ज़ाम होता है। जैसे UPPSCS का एग्ज़ाम होता है, जैसे अलग अलग प्रदेशों में PCS के एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही इससे बड़ा एग्ज़ाम होता है और इससे बड़े ऑफिसर बनते हैं। जैसे ही इस लड़के ने बात सुनी तो उसने पूछा कि इसके लिए कहाँ तैयारी होती है, तो इसके लिए बताया गया कि इसके लिए तैयारी दिल्ली में होती है, मुखर्जी नगर में। अब इस लड़के ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से तो रहना नहीं है, यहाँ से सीधा दिल्ली जाना है, मुखर्जी नगर। लेकिन इसके पास ना कपड़े थे, ना इसके पास किताबें थीं, ना इसके पास खाने पीने के लिए पैसे होते हैं। अब दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली जाने के बाद अलग अलग जगहों पर कई दिनों तक तो भूखा रहता है, और कैसी तरकीब से कैसे करके दिल्ली पहुंच तो जाता है। वहां जाने के बाद कभी तो किसी का टॉयलेट साफ़ कर रहा है, तो कभी साफ़ सफाई कर रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, कभी चपरासी का काम मिल गया। ऐसे ही लगातार हफ्ते दर हफ्ते बीत जाते हैं, और मुखर्जी नगर में इस लड़के ने पढ़ना अपना शुरू कर देता है। कोशिश करने के बाद इसको लाइब्रेरी में फिर से नौकरी लग जाती है, और लाइब्रेरी में रहते रहते ये अपने पढ़ाई भी कर रहा था, पढ़ाई करते करते अपना काम चल रहा था। और इसी बीच में चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो MPPCS का एग्ज़ाम हो, या फिर UPPCS, MPPCS का तो रुक गया था, UPPCS का एग्ज़ाम हो, या अन्य प्रदेशों के एग्ज़ाम हो, ये अपने मौका पाते देने लगता है एग्ज़ाम वगैरह। लाइब्रेरी में नौकरी कर रहा था, और एक दिन इसको कहा जाता है कि भाई तुम ये जो रद्दी है, इस रद्दी को तुम बेच के आ जाओ। और जैसे रद्दी वो बेच के आता है तो रद्दी बिकती है 4800 रुपये की। अब रद्दी 4800 रुपये की जब बिकती है तो जो उसका मैनेजर होता है, संचालक होता है, उसको बड़ा अजीब लगता है। उसने कहा कि पिछले साल जो रद्दी बिकी थी वो बिकी थी 6000 रुपये की, और तुम बेच के आए हो 4800 रुपये की, यानी कि तुमने 1200 रुपये का घोटाला किया है, चोरी की है। अब इस बात पर इसे बहुत गुस्सा आता है। इसने कहा कि मैं चीटिंग तो करता ही नहीं हूँ, मैंने चीटिंग बिल्कुल पूरी तरह छोड़ दी है, मैंने अपने पिता से सीखा है कि ईमानदारी से कैसे काम किया जाता है। उस लाइब्रेरी की एकमात्र चांस था, वहाँ रहना भी होता था। लगभग 400 रुपये महीना मिलते थे उस लाइब्रेरी के अंदर, साथ ही रहने का भी इंतज़ाम था, और उसकी नौकरी भी छोड़कर चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में वो लड़का करे तो क्या करे। जिस जगह पर ये कोचिंग लेने के लिए जाया करता था, वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है श्रद्धा जोशी, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली होती है, जिसके माता और पिता शिक्षक होते हैं। एक बार इस लड़की के जब 12th का एग्ज़ाम होते हैं, तो इस लड़की ने 12th का जो एग्ज़ाम दिया, तो 12th के एग्ज़ाम में उसने उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में इसका पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 13वां स्थान आया था। और जब 13वां स्थान आया था तो ये लड़की आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती थी, हरिद्वार में डॉक्टर की तैयारी कर रही थी। इसी बीच में एक महिला जली हुई हालत में आती है, और उस महिला का वो इलाज कर रही थी, क्योंकि ये डॉक्टर बन चुकी थी। अब जैसे ही इलाज चल रहा था, श्रद्धा जोशी इलाज कर रही हैं, तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि तुम जली कैसे थी, क्योंकि वो गंभीर रूप से जल चुकी थी। वो तो बोलने की स्थिति में थी नहीं, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने कहा कि घर में कोई था नहीं, और ये स्टोव फट गया था, उसकी वजह से जल गई थी। श्रद्धा जोशी को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इस महिला को ये जली नहीं है बल्कि जलाया गया है, और ये दहेज का मामला है, शायद दहेज के लिए वो उसकी मदद करना चाहती थी। और श्रद्धा ने यहीं से कोशिश की कि अब वो इस डॉक्टर की लाइन है, इसको बिल्कुल पूरी तरह से छोड़कर वो भी UPSC की तैयारी करने के लिए अब मुखर्जी नगर जाएंगी। अपने मम्मी पापा, ये जो कि टीचर होते हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट करती हैं, और उनके मम्मी पापा भी इजाज़त दे देते हैं। उस लड़की की हिंदी थोड़ी कमज़ोर होती है। जिस दृष्टि कोचिंग सेंटर में वो पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, उसी दृष्टि कोचिंग सेंटर में एक मैडम से पूछती हैं कि मैं थोड़ी सी तंग हालत है उसमें हिंदी में, तो कैसे क्या करूं।
तभी वो मैडम कहती हैं कि इस इंस्टीट्यूट उसमें कोचिंग सेंटर में एक लड़का आता है मनोज कुमार शर्मा, तुम्हें उनसे मदद लेनी चाहिए। जैसे ही वो पहली बार मनोज कुमार के शर्मा के पास जाती हैं तो मनोज कुमार शर्मा तब तक प्री एग्ज़ाम निकाल चुके थे, अब मेंस की बारी थी। और जैसे ही इस श्रद्धा जोशी ने उस लड़के को देखा तो देखकर बड़ी हैरान रह जाती हैं कि उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती है। पता चलता है कि तो लाइब्रेरी में काम करता है, उस लाइब्रेरी में हालांकि उसकी जॉब चली जाती है, उसके बाद में उसने चक्की पर काम करना शुरू कर दिया था, आटा पीसने लगा था। वो लड़की इसके डेडिकेशन से इतना ज़्यादा खुश होती है कि उससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन जो लड़का होता है मनोज कुमार शर्मा, उस लड़के को इस लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। लेकिन लड़की साफ इनकार कर देती है, कहती है मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि यहाँ पढ़ने के लिए आए हूँ और तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तभी उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है प्यार मत करो, कम से कम दोस्ती तो कर ही लो। ऐसे सिलसिला आगे बढ़ता है। अब ये लड़की बिल्कुल नहीं जानती थी इसकी परिवार की स्थिति के बारे में, ये करता क्या है आखिरकार। एक बार रात का समय था, ये रहती थी मुखर्जी नगर में, लड़का रहता था यानी कि मनोज कुमार शर्मा रहता था पास में ही एक नेहरू विहार कॉलोनी होती है, वहाँ दोनों कॉलोनी में 700-800 मीटर का अंतर होता है। रात का समय था, असल में वो टहल रही थी। इसी बीच में ये मनोज कुमार शर्मा एक कुत्ते को टहला रहा था, और जैसे कुत्ते को टहला रहा था तो इसी बीच में श्रद्धा जोशी की जब नज़र पड़ती है तो पहचान लेती हैं, अरे तुम यहाँ कैसे। तब उसे लगता है कि क्योंकि वो जब कुत्ते को टहलाता था तो प्रति कुत्ते के हिसाब से उसको 400 रुपये महीने मिलते थे। जैसे उसे टहलाने के बाद उसको पोटी वगैरह जो करानी होती थी। अब इस बात का जब उसे लगा कि मनोज कुमार शर्मा को, क्योंकि वो उसे प्यार करता था, उसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहता था, कि श्रद्धा जोशी को जैसे ही पता चलेगा कि वो करता क्या है तो श्रद्धा जोशी शायद उससे दोस्ती भी तोड़ देगी, ख़त्म कर देगी। लेकिन श्रद्धा जोशी को जब ये बात पता चलती है तो उसने इस बात की अप्रिशिएट किया, उसकी हिम्मत की दाद दी कि तुम्हारे घर से कोई मदद नहीं मिलती है, उसके बाद भी तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है। वो पूरे महीने के हिसाब से 5 कुत्तों को टहलाया करता था। अब श्रद्धा जोशी ने भी उसका मदद करनी शुरू कर दी कि तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ कुत्ते टहलाऊंगी। यानी कि जब खाली वक्त होता था घूमने के हिसाब से तो श्रद्धा जोशी भी उसकी मदद करने लगती है। अब दोनों मिलकर अपना ही काम करने लगते हैं। इसी बीच में एक उसका सेकंड शायद अटैम्प्ट था, मेंस का एग्ज़ाम होना था और भोपाल में परीक्षा चल रही थी। अंग्रेज़ी में थोड़ा इसका हाल कमज़ोर था। एक क्वेश्चन आया था कि टेररिज्म इन इंडिया, लेकिन इसने समझा कि टूरिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में पर्यटन और भारत में आतंकवाद। जो भारत में पर्यटन सवाल पूछा गया था ये समझता था कि भारत में आतंकवाद, और इसने गलत, एक क्वेश्चन सही था उसका गलत आंसर दे दिया। यानी कि इसने समझा कि शायद भारत में आतंकवाद के ऊपर सवाल पूछा गया है, जबकि था भारत में पर्यटन। और वो लगातार लिखता चला गया क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर उसे बहुत अच्छे से आता था, और जिस एग्जामिनर ने उसे पढ़ा होगा तो इसको पढ़ने के बाद फेल कर दिया। श्रद्धा ने पूछा कि तुमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, तो उसने बताया कि मैंने ये क्वेश्चन किया। जब बात टेररिज्म और टूरिज्म की आती है तो श्रद्धा बताती है कि टूरिज्म के बारे में पूछा गया था, टेररिज्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। ये थोड़ा परेशान होता है, मजबूरी में आकर अपना यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा था, साथ ही आटा चक्की पर काम करता था। इसी बीच में इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति से। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी करने वाले होंगे या फिर ऑफिसर बनना चाहते होंगे, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को हर हाल में जानते पहचानते होंगे। एक बार वो बताते हैं एक इंटरव्यू के दौरान कि ये इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद में पढ़ाने के लिए गए थे। इसी बीच में ये स्टूडेंट भी वहाँ उसे मिल जाता है, और जैसे ही स्टूडेंट मिलता है तो कहता है कि सर मैं आपके साथ दिल्ली चलूँगा। अब जब बात दिल्ली चलने की आती है तो उन्हें ऐसा लगने लगता है डॉक्टर विकास को कि ये लड़का खामखा मेरे पीछे पड़ गया है, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। ट्रेन, हालांकि उन्होंने सोचा कि भाई मुझे ट्रेन में जाना है, कौन सा ट्रेन मेरे ऊपर जाएगी, बल्कि मैं ट्रेन के अंदर जाऊंगा, कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है मेरे साथ ये इधर इर्द गिर्द बैठ जाएगा। लेकिन उस मनोज कुमार शर्मा को लगता है कि शायद डॉक्टर विकास को मेरा पास में आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो जाता ज़रूर है दिल्ली, लेकिन उनके साथ नहीं जाता और चुपके से आराम से निकल जाता है। वक्त के साथ ऐसी कहानी चल रही थी और इसके पास अब आखिरी चांस था इंटरव्यू का, क्योंकि इसने मेंस का एग्ज़ाम तो निकाल ही लिया था। इसकी ज़िंदगी में एक बेहद अच्छी, बहुत पढ़ी लिखी लड़की भी आ चुकी थी, जिसका यूपी बोर्ड की परीक्षा में स्थान मिलता है 13वां, और उसी साल 2005 में उसका एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उत्तराखंड पीसीएस का, और उसमें वो पूरे उत्तराखंड को टॉप करती है। और ये लड़का, इसके पास आखिरी चांस होता है, इसका इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू के दौरान इससे सवाल पूछा जाता है 12वीं क्लास में फेल क्यों हो गए थे। इससे पूछा जाता है कि अंग्रेज़ी में तुम इतने कमज़ोर क्यों हैं और कुछ कर नहीं पाओगे। और इसने बड़ी खूबसूरती के साथ जब अपने जवाब दिए, और जवाब देने के बाद पैनल को ये बात पसंद आती है। साल 2005 में इस लड़के का यूपीएससी के लिए सिलेक्शन हो जाता है, और जब यूपीएससी के लिए सिलेक्शन हो जाता है यानी कि वो आईपीएस बन जाता है, आईपीएस ऑफिसर। अब वर्दी थी,
ये उस इलाके का रहने वाला जहाँ से डकैत निकला करते थे, वहाँ से एक IPS ऑफिसर निकलता है, महाराष्ट्र का उसको कैडर मिलता है और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में, देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे नक्सलवाद हो या कुछ भी हो, वहाँ जाकर ड्यूटी की, CRPF में भी एक बड़े पद पर रहे। और इसी बीच में ये सब कुछ इसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। और इनके एक दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है अनुराग पाठक। दरअसल इनकी पढ़ाई में अनुराग पाठक का भी विशेष रोल रहा है, विशेष रोल। हालांकि आज की तारीख में अनुराग पाठक GST के डिप्टी कमिश्नर होते हैं और उन्होंने साल 2019 में इनसे बातचीत करते हुए मनोज कुमार से कहा कि मनोज कुमार, क्यों ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई किताब लिखूं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो। वो कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने जो संघर्ष किया था उसको, किताब को लिखा और किताब का टाइटल दिया था 12th फेल, हार नहीं मानूंगा। और इसी बीच में जब ये क्यों किसी भी किताब को थोड़ा इंप्रेशन बनाने के लिए अगर कोई देश के जाने पहचाने चेहरे हों, यदि उनकी कोटेशन लिखी ही होती है तो उससे थोड़ा सा और वजन बढ़ जाता है इस किताब का। तो ये सचिन तेंदुलकर ने भी अपना कोटेशन दिया, राजकुमार हिरानी जिन्होंने 3 इडियट, मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्में बनाई है, सुनील गावस्कर जो क्या भारतीय क्रिकेटर भी रहे, मनोज बाजपेयी जो कि बड़े फिल्म स्टार हैं, अनुराग कश्यप जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म बनाई है। ऐसे ऐसे बड़ी हस्तियों के कोटेशन थे। इन्होंने फ़ोन किया विधु विनोद चोपड़ा को, उनसे कहा कि सर मैं चाहता हूं कि आप, एक किताब है मेरी जो कि अनुराग पाठक है मेरे दोस्त, बहुत खास दोस्त हैं, उन्होंने किताब लिखी है, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप एक बार किताब पढ़ लीजिए और अपनी कोटेशन दे दीजिए। जैसे विधु विनोद चोपड़ा ने ये किताब को पढ़ना शुरू किया, वो 170 पेज की किताब होती है और उस 170 पेज की किताब के जैसे जैसे पन्ने आगे पलट रहे थे, वो बार बार इन्हें फ़ोन कर रहे थे, यानी कि IPS मनोज कुमार शर्मा को, और कह रहे थे कि ये तो बहुत ही शानदार कहानी है, तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े हुए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे किस्से हैं, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। जब बात फिल्म बनाने की आती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, मैं इस फिल्म को बनाऊंगा ज़रूर, यदि मुझे आखिर यानी कि लास्ट तक भी ये महसूस हो गया कि मेरी फिल्म बनी हुई बेकार जाएगी, पब्लिक को पसंद नहीं आएगी, तो मैं बनी बनाई फिल्म को वहीं के वहीं रोक दूंगा। तभी मनोज कुमार शर्मा जो IPS ऑफिसर होते हैं कहते हैं सर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूँ, आप फिल्म पे काम कर सकते हैं। उन्होंने फिल्म बनाई। उधर 2007 में इनकी जो पत्नी होती हैं श्रद्धा जोशी, जो कि पहले तो उत्तराखंड की PCS ऑफिसर बन जाती हैं, बाद में वो IRS के लिए चुन ली जाती हैं, यानी कि भारतीय राजस्व सेवा के लिए, जो वित्त मंत्रालय के लिए काम करता है। और दोनों मियाँ बीवी यानी कि श्रद्धा जोशी और मनोज कुमार शर्मा की पोस्टिंग महाराष्ट्र में होती है। कुल मिलाकर विधु विनोद चोपड़ा जो फिल्म डायरेक्टर होते हैं, जिन्होंने कई अच्छी बड़ी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो 3 इडियट हो या मुन्ना भाई MBBS हो जिसमें डायरेक्ट किया है, वो फिल्म बनाते हैं। 23 अक्टूबर 2023 को भारतीय सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम रखा जाता है 12th फेल। और जैसे ही सिनेमाघरों में ये फिल्म आती है, उस IPS ऑफिसर के जिस व्यक्ति ने भी ये फिल्म देखी है, वो व्यक्ति बस इस ऑफिसर की तारीफ़ करते हुए थकता नहीं है। और ये देखकर कि वाकई जो अपनी ज़िंदगी में किताबों से ज़रा से भी प्यार करता है, जिसे कुछ बनना है, तो मैं भी ये अपनी कहानी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसे 12th फेल मूवी हर हाल में देखनी चाहिए। और ऐसे परिवारों को भी देखने चाहिए जो अपने बच्चों को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में उनके बच्चे छोटी छोटी दिक्कतों से, जब लोग हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो दरअसल वो टूट जाते हैं। लेकिन इस लड़के के पास कुछ था ही नहीं। इस लड़के की अगर खास और आदत थी, क्योंकि इसे लिखने की बहुत ज़्यादा आदत थी, डायरी के पन्ने दर पन्ने भरता रहता था। और एक इंटरव्यू के दौरान ये IPS ऑफिसर जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुंबई होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं कुछ खोने की चिंता नहीं करता हूँ। इन्होंने ज़िंदगी में 3 चीज़ों के बारे में बड़ी अहम बात कही है। पहला, भूख, जिससे ये बहुत जमकर लड़ाई लड़ी और जीत जाते हैं, और खाना भी इन्हें मिलने लगता है, क्योंकि जब UPSC क्लियर करने के बाद IPS ऑफिसर बन जाते हैं। दूसरा, प्रेम, श्रद्धा जोशी से मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाता है और उसे भी पा लेते हैं। और जैसे ये फिल्म पब्लिक के सामने आती है, तो पब्लिक इन्हें ढेर खूब सारा भर के प्यार देती है, सम्मान भी इन्हें मिलने लगता है। हम भी ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, इनकी मेहनत को, इनकी ईमानदारी को, कि इन्होंने टॉयलेट भी साफ़ किया, इन्होंने कुत्तों को भी टहलाया, इन्होंने लाइब्रेरी में भी काम किया, चपरासीगिरी भी की, और जाने क्या क्या बेचारे करते रहे, और कभी हिम्मत नहीं आ रही। ऐसे व्यक्ति से हमें सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।